राम राम भाई सारे ने। हरियाणा जीके का इब पट्टे का चढ़ा थारे एक एक प्रश्न याद हो जावेगा जब थामने पढ़ावेगा यो मास्टर पाईयाड़ा, जब थामने पढ़ावेगा रेमी डुल पाईयाड़ा। सो वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। बोल शिव महाराज की जय हो। तो भाई आज हरियाणा जीके के आप देखने लग रहे हो कि रंगीन सा लिख रखा ताबड़तोड़। बहुत जरूरी है ये चीज लिखनी क्योंकि रंगीन आपने प्रश्न भी देखने मिलेंगे। तो हरियाणा जीके के आज आप 200 से ज्यादा प्रश्न करांगे, ठीक है, लगभग 1 घंटे के आसपास की या 1 घंटे तो थोड़ी सी ज्यादा भी हो सके क्लास। तो भाई कौन कौन इस वीडियो ने देखा है जिसने बिल्कुल 101% फायदा मिलेगा 101%। तो भाई यदि आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो दोस्त, तो डायरेक्ट आपने इसी वीडियो में से जो इस टाइम वीडियो आपके आंखों के सामने प्ले हो रही है, इसमें तो कोई ना कोई प्रश्न आपने या इसका मिलता जुलता आपने 101% देखने मिलेगा। आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप सी की सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, अभी अपने नायब सिंह सैनी है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, कौन से नंबर के हैं साहब? 11वें नंबर के हैं। अभी इनका जन्मदिन था, तो बहुत बहुत सारी बधाई। और तो चलो, रेमी ढूंढ मेरा नाम है और ये प्यारी सी तस्वीर है। पीछे है हरियाणा के कौन से मंत्री? बिजली विभाग है इनके पास। ठीक है, तो चलो साहब, द टीचर्स हरियाणा पे इस टाइम आप यह वीडियो देखने लग रहे हो। और देखो, पंचकुला आईटी पार्क कब बना? अपना क्या फॉर्मेट होगा? एक प्रश्न होगा, उसके गले गले आपने बहुत सारी एडिशनल जानकारी जो कि आपके यहाँ तक प्रश्न निकल कर आवेंगे उसके ऊपर आप बात करांगे। ठीक है साहब, तो पंचकुला आईटी पार्क कब बना? पंचकुला के बारे में बात हो रही है, तो 3-4 डेट हैं, देख लो एक बार। तो सबसे जरूरी है ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे 2008। तो कहने का मतलब है कि साहब पंचकुला आईटी पार्क कब बना था? 2008 में बना था। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये वो प्रश्न है इस वीडियो के अंदर भाई सभी जो आपके पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। बस यहाँ पर देख रहे हो साहब आप 1995 को क्या हुआ था? पंचकुला जिला बना था। पंचकुला जिले का गठन हुआ था साहब, कब हुआ था? आपका 1995 में हुआ था। पूछ सकते हैं कि यह किससे निकाला गया था? तो साहब ये आपका अंबाला से निकाला गया था। ठीक है, अंबाला से निकाला गया था। कब? 1995 में। पूछ सकते हैं कि यह कौन सा जिला बना? तो साहब यह है 17वां जिला बना। और क्या खास बात है साहब इस जिले की? जो आपकी 2011 की जनगणना होती है, 2011 की, उसमें जनगणना में सबसे छोटा जिला साहब कौन सा है? आपका पीकेएल, मतलब कि आपका पंचकुला। ओके साहब, इसके अलावा और क्या खास बात है? जितने भी आपके हरियाणा के मुख्य डिपार्टमेंट हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हो अभी, ग्रुप सी और डी, कौन करवाता है? ये करवाता है साहब आपका एचएसएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसका डिपार्टमेंट भी आपका कहाँ पर है? पंचकुला में है। पंचकुला की और क्या खास बात है? जो आपका चंडीगढ़ है सीएचडी, उसको हरियाणा का सिर्फ एक ही जिला टच करता है साहब, जिसका क्या नाम है? आपका पंचकुला। जिसका क्या नाम है? पंचकुला। काफी घुमाकर प्रश्न पूछ सकता है कि चंडीगढ़ को हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? अब बहुत सारे महानुभवी क्या करेंगे भाई कि अंबाला ने भी उसका लगा देंगे और कुरुक्षेत्र ने भी और यमुनानगर ने भी। तो भाई चंडीगढ़ को हरियाणा का सिर्फ एक ही जिला लगता है। कौन सा है साहब? वो पंचकुला। सी फॉर चंडीगढ़ और पी फॉर पंचकुला और एम फॉर मोहाली। तो पीसीएम +1 +2 में जब आप साइंस लेकर एक स्टूडेंट एक साइंस लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। लेकिन यहाँ पर क्या है? पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, जब इन तीनों का एक साथ नाम लिया जावे तब इसको बोलते हैं साहब ट्राई सिटी। ये प्रश्न आया था, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्राई सिटी में कौन सा शहर नहीं है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी मोहाली, ऑप्शन डी पंचकुला। तो कैथल नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो ठीक है साहब, अब करते हैं इसके बहुत सारे वो प्रश्न जो आपके 101% पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो पहला है आपका कि पंचकुला की स्थापना कब होती है? तो साहब पंचकुला की स्थापना हुई थी 15 अगस्त को। और 15 अगस्त को क्या होता है? अपना भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो उसी डेट को याद रख लेना। कहाँ कब साहब? 1995 में। कौन सा जिला बना था? 17वां जिला। इससे पहले 16 जिले हरियाणा में बनाए जा चुके थे। इससे निकाला गया था ये अंबाला से। और जो अंबाला है, ठीक है साहब, एक डिवीजन भी है आपका, एक डिवीजन भी है, एक आपका मंडल भी है। और उसी मंडल के अंतर्गत आज भी पंचकुला आता है, नंबर 1। दूसरा, आपकी जो लोकसभा की सीट है वो रहेगी आपकी अंबाला, तो उसी के अंडर आता है आपका पंचकुला। ठीक है साहब,
अच्छा ठीक है, ये इसके बाद है नाम, जो आपका पंचकूला नाम है, पंचकूला नाम है, ये किस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर 5 नहरों का संगम है। ठीक है, कहाँ पर आपका, मैंने नदी नहीं बोली भाई, नहर बोली है, कहाँ पे आपका? पंचकूला में। ठीक है साहब, जिसके अंदर मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? जितने आपके सारे सरकारी विभाग हैं, चाहे हम एचपीएससी की बात करें, एचएसएससी की बात करें, हरियाणा जो आपका पुलिस का हेडक्वार्टर है उसकी बात करें, हरियाणा सीड की बात करें, और भी जितने तमाम प्रकार के डिपार्टमेंट है वो कहाँ पर है? आपके पंचकुला में है। ठीक है साहब, इसके बाद बात करते हैं मोरनी हिल्स। अब देखो, हिल्स का मतलब क्या, हिल का मतलब क्या हो गया भाई? पहाड़ी। ठीक है, तो मोरनी की पहाड़ी। ठीक है, तो मोरनी की पहाड़ी कहाँ पर आपके? पंचकुला में है। और इसमें क्या है, मात्र एकमात्र आपका हिल स्टेशन है, पूरे हरियाणा में एक ही हिल स्टेशन है, मतलब कि पहाड़ी के ऊपर एक स्टेशन बनाया गया है। वो कहाँ पर है साहब? आपका पंचकुला में। पंचकुला में स्पेशली आपकी जो मोरनी की पहाड़ियां हैं वहां पर है आपका वन एंड ओनली एक ही है, क्या है साहब? आपका हिल स्टेशन। कहां पर है ये? मोरनी की पहाड़ियां। और मोरनी की पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी है साहब, उसका क्या नाम है? क्रो, जिसकी कितनी ऊंचाई है? 14-15 को उल्टा कर दो भाई, 15-14 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है साहब, देखो जो पंचकुला है, पंचकुला के अंदर 3-4 काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो आपको देखने को मिलेगा कालका। ठीक है, कालका एक टॉय ट्रेन भी चलाई गई थी ना कालका से शिमला तक। ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगा पिंजौर, और एक साहब आपको देखने को मिलेगा खुद पंचकूला, ये वाला। ठीक है, और एक आपको मोरनी। ठीक है, जो 4 चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब, अब देखो जो आपका पिंजौर है, पिंजौर एक गार्डन भी है जिसको हम तो पिंजौर गार्डन बोलते हैं, लेकिन उसका ऑफिशियली नाम क्या है साहब? क्या नाम है उसका? उसको क्या बोलते हैं? भारत का, उत्तर भारत का, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का नंदनवन, नंदनवन गार्डन। गार्डन भी इसके आगे लिख लो। ठीक है, नंदनवन गार्डन कहा जाता है किसको? जो आपका पिंजौर गार्डन है। और साहब इसी पिंजौर गार्डन में हर वर्ष जुलाई में आम मेला लगता है। जुलाई में क्या लगता है? आम मेला लगता है। कब लगता है? हर वर्ष आपका जुलाई में। कहां पर? पिंजौर गार्डन में। पिंजौर गार्डन जिसका क्या नाम है? नंदनवन गार्डन भी इसको कहते हैं। ठीक है, नंदनवन गार्डन। ठीक है, नंदनवन गार्डन। भीमा देवी मंदिर, ठीक है, कहां पर है साहब? पिंजौर स्थित इस मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर भी कहा जाता है। इसको भीमा देवी मंदिर को कहां पर है? पंचकुला में। क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर। ठीक है, कैक्टस गार्डन कहां पर है? एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी कहां पर है साहब? आपका पंचकुला में है। ठीक है, इसके बाद बात करता हूं मैं सर्वाधिक वन। देखो हरियाणा में प्रतिशत प्रतिशत के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हरियाणा में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन कहां पर है? आपका पंचकुला में है। वन क्षेत्र कहां पर है साहब? आपका पंचकुला में है। आपकी यदि मैं नदी की बात करता हूं, जो घग्गर नदी है पंचकुला की, जो क्या है वो आपकी मौसमी नदी है। मतलब कि 12 महीने इस नदी में पानी नहीं रहता, जो कि आपके सिरसा से जाकर फिर आपका राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है साहब, टिक्कर ताल कैमोर्नी हिल्स में स्थित प्रसिद्ध झील। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि टिक्कर ताल झील कहां पर है, तो वो कहां पर है? आपकी मोरनी में। ठीक है, इसके बाद माता मनसा देवी का मंदिर है, जो प्रसिद्ध शक्तिशाली पीठ मनसा देवी मंदिर आपका कहां पर है साहब? पंचकुला के बिलासपुर क्षेत्र में स्थित है। मतलब कि माता मनसा देवी का मंदिर भी भाई आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में बात करूंगा नाडा साहिब गुरुद्वारा। गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? ये सिखों के 10वें गुरु थे। इनसे संबंधित है आपका, जो कि आपका घग्गर नदी पर स्थित है। ये 2-3 फैक्ट हैं, एक घग्गर नदी वाला, एक नाडा साहिब वाला। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहां पर है साहब? ये भी आपका पंचकुला में ही स्थित है। ठीक है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। देखो गिद्ध का संरक्षण केंद्र भी है और प्रजनन केंद्र भी है। एशिया का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र आपका साहब पिंजौर में है। और पिंजौर कहां पर है? आपका पंचकुला में है। आगे आ जाओ भाई, चंडी मंदिर छावनी, वो कहां पर है? वह भी आपकी यहीं पर है। इसमें क्या है आपका कि भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पर है? आपका पंचकुला में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे भाई पूछ भी सकता है कि भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय साहब कहां पर है? आपका पंचकुला में। पंचकुला चंडीगढ़ में है ये। ठीक है, रामगढ़ का किला, ये इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ का किला यह एक हिस्टोरिकल आपका प्लेस है, जिसे अब हेरिटेज होटल में बदल दिए गए हैं। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है रामगढ़ का किला, जिसको अब हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। ये भी कहां पर? आपका पंचकुला में है। यदि मैं बात करता हूं कि पंचकुला की सीमा किस किस अन्य स्टेट को लगती है, तो सबसे पहले एचपी हिमाचल प्रदेश, फिर आपका पंजाब चंडीगढ़, और आपका अंबाला। अंबाला तो चलो अपना ही है, लेकिन इतने आपके क्या स्टेट को लगती है? पंजाब और हिमाचल को और चंडीगढ़ को। अंबाला तो अपना ही है।
आम मेला बता ही दिया मैंने, पिंजौर गार्डन में लगता है हर एक साल। ठीक है, काली माता का मंदिर ये भी यहीं पर है। एक ये प्रसिद्ध है, ये कहाँ का है साहब? ये कालका का है, कालका का। ठीक है, और इसके बाद भी है क्या कुछ? हाँ, इसके बाद भी है पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। ये भी लगता है भाई कहाँ पर? आपका जो अपना इतिहास है हरियाणा का और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पिंजौर में ही लगता है ये। ठीक है साहब। इसके बाद उपमंडल, यानी कि आपके सब डिवीजन। पंचकुला जिले में दो उपमंडल हैं, कौन कौन सा? आपका पंचकुला और कालका। ठीक है साहब। इसकी सिंचित क्षेत्र के बारे में बात करता हूँ कि सबसे कम सिंचित, मतलब कि सबसे कम पानी वाला क्षेत्र है ये, एक प्रकार से आप इस प्रकार से मान सकते हो। ठीक है, मतलब कि इसी वजह से इसमें क्या है, क्योंकि एक तो ये चंडीगढ़ को लगता है एक पहाड़ी इलाका है, इसमें ज्यादा जो आपकी मुख्य फसलें हैं चावल वगैरह गेहूं वगैरह वो ज्यादा नहीं होती, बाजरा वगैरह इनमें थोड़ा ज्यादा होता है भाई। बुजुर्ग किला, ये बुजुर्ग किला कहाँ पे है आपका? ये आपका साहब ये भी यहीं पर है, पंचकुला में है। यह एक पुराना किला है और पूर्व शिकार कहा है, जो अब खंडर स्थिति में है। ठीक है, ये मतलब किला है जो कि अब नहीं है, ये मतलब अब तो खंडर हो गया, टेंट पड़े हैं यहाँ पे। और क्या खास बात है यहाँ की? और भी है कुछ? हाँ, और भी है। तो गठन तो हमने देख लिया भाई। अच्छा, इसके अंदर तहसील कितनी है? 3 तहसीलें हैं, पंचकुला, कालका और रायपुर रानी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे? पिंजौर कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। आपका उप तहसील, इसमें 2 उप तहसील हैं, कौन कौन से साहब? बरवाड़ा और मोरनी। ये बरवाड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। विधानसभा क्षेत्र में देखो तो 2 है, एक तो आपका पंचकुला और दूसरा आपका कालका, यानी यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। हरियाणा में ऐसे कितने जिले हैं अभी तक जिसके अंदर विधानसभा की बहुत कम सीटें हैं? तो वो कौन सा हो गया साहब? एक तो आपका पीकेएल पंचकुला और दूसरा आपका सिरडी चरखी दादरी। तो ये 2 जिले ऐसे हैं जो कि आपके इनके इनके अंदर क्या है? आपकी 2-2 विधानसभा की सीट है। खास बात क्या है? इसमें भी एक भी आरक्षित सीट नहीं है, ना ही इसमें एक भी आरक्षित सीट है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? विधानसभा की बात कर रहा हूं। लोकसभा की है? नहीं साहब, लोकसभा की भी सीट नहीं है। ठीक है, पंचकुला के नाम पर भी और चरखी दादरी के नाम पर भी। अब हरियाणा में 23वां जिला बना है जिसका क्या नाम है? हांसी। H4 हांसी किससे निकाला गया? हिसार से। इसके अंदर भी विधानसभा की आपकी क्या रहेगी? 2 ही सीट रहेंगी और आई थिंक इसमें भी आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, अभी तक जो डेटा मैंने पढ़ा है, लेकिन आपको करवाऊंगा 23वां जिला जब उसका प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली क्या है, कब है, वो सब चीज आएंगी। ठीक है साहब। अभी यदि मैं बात करूं इन सीटों से विधायक कौन कौन है, तो पंचकुला से कौन है साहब? आपका चंद्र मोहन, जो कि आपके कांग्रेस से हैं। और आपका वर्तमान में कालका से कौन है साहब? शक्ति रानी शर्मा। ठीक है, जो कि ये भाजपा से, एक कांग्रेस की सीट है, दूसरी आपकी भाजपा की सीट है। लोकसभा क्षेत्र क्या है? अंबाला के अंदर आएगा, सबको पता है। मुख्यालय क्या है? तो जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके क्या है साहब? यहाँ पर आपके मुख्य रूप से मुख्यालय है। ठीक है, तो हमने इतने सारे प्रश्न देखे हैं भाई जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट है इसको लेकर, आपके पंचकुला को लेकर। ठीक है साहब। दोबारा बता देता हूँ कि आपको यह डेट पता होनी चाहिए कि कब यह जिला बना, किससे अलग इसको जिला बनाया गया था, इसके अंदर विधानसभा की सीट कितनी है, कौन कौन वहां से विधायक हैं, किस किस पार्टी के वो विधायक हैं, इसके अंदर जो मुख्य जगह है जैसे पिंजौर, कालका, रायपुर रानी और आपका मोरनी हिल्स, ये कुछ फेमस जगह, इसकी तहसील, उप तहसील और इसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं सबको पता है कि साहब पहाड़ है, शिवालिक रेंज है यहाँ पर, कहाँ पर? पंचकुला में। जो आपकी शिवालिक रेंज है सबसे ज्यादा आपकी पंचकुला में है। सबसे ज्यादा शिवालिक की जो सबसे ऊपर की चोटी है वो भी यहीं पर है, हमने देखा है भाई अभी 1514 मीटर। तो ये काफी सारे फैक्ट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं कहाँ के अपने सरकारी, खासकर वो आपके कहाँ पर है? सभी पंचकुला में है। नहरें हैं इसमें, पीसीएम इसको बोलते हैं, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, 3 ट्राई सिटी इसको बोलते हैं, जब हम 3 शहरों को मिला देते हैं। तो ऐसे करके प्यारे दोस्त यदि आप भी याद रखोगे करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप भी अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। ठीक है साहब। तो चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो एक बोर्ड है, ठीक है साहब, ये एक बोर्ड है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आ गया आपका? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज, हमारी सबसे प्राचीन नदी जिसका क्या नाम है? सरस्वती। ठीक है, हरियाणा इस नदी के किनारे फला फूला है। तो सरस्वती नदी का विलुप्त हो गई थी, तो उसको दोबारा से जिंदा करने के लिए अब क्या कर रहे हैं, उसके नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है और इसके जो इसके चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं साहब? मुख्यमंत्री होते हैं। तो अब मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। इससे पहले कौन था इसका चेयरमैन? तो वह थे आपके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे 10वें मुख्यमंत्री। क्या नाम है?
मनोहर लाल खट्टर। ठीक है साहब, सैनी के ऊपर भी बात करेंगे और इसके ऊपर भी बात करेंगे, सरस्वती हेरिटेज के ऊपर। तो एक बार सरस्वती हेरिटेज के ऊपर बात करते हैं। तो वही बात है कि जो उसके वर्तमान में मुख्यमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आया हुआ है और इसी वजह से मैं थोड़ा जोर भी दे रहा हूँ भाई। एक होते हैं इसके उपाध्यक्ष, वो तो हो गए साहब इसके चेयरमैन, ये क्या हो गए इसके वाइस चेयरमैन। अब देखो इसमें क्या है, इसमें अभी ये व्यक्ति जो इसके उपाध्यक्ष हैं ये चेंज होते रहते हैं। अब कौन है इसके, धुम्मन सिंह किरमच, ये काफी इंपोर्टेंट नाम है, किरमच गांव का है ये, धुम्मन सिंह इसका नाम है, तो ये इंपोर्टेंट है। इसके बाद बात करूंगा कि कब बनाया गया था। तो साहब ये बनाया गया था आपका 12 अक्टूबर 2015 को, यानी कि बीजेपी की सरकार में इसको बनाने का कार्य किया है 12 अक्टूबर 2015 को। ठीक है साहब, सरस्वती नदी का पुनरुद्धार यानी कि दोबारा से जीवित करने के लिए और उससे जुड़े हुए ऐतिहासिक स्थलों का विकास करना, उनको विकसित करना। ठीक है साहब, इसका मुख्यालय कहां पर है, सेक्टर 14 पंचकुला में। ठीक है साहब, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है आदि बद्री जो कि यमुनानगर में है, उसमें सरस्वती नदी के लिए बांध और जलाशय का निर्माण किया गया है। ठीक है साहब, आगे बात करेंगे कि उत्तरी हरियाणा की नदियां। अच्छा ये तो चलो नदियां आ गई, नदियां वाला टॉपिक अपन लेंगे, लेकिन ये देखो जो कि आपका काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था आपका सरस्वती हेरिटेज से रिलेटेड। ठीक है, अपनी ये नदी अभी वर्तमान में नहीं है, तो इसको दोबारा से जीवित करने के लिए जहां जहां पर इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं तो वहीं पर इसकी खुदाई हो रही है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, आपका पंचकुला में। इसके अध्यक्ष कौन होंगे साहब, अभी नायब सिंह सैनी। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन होंगे, धुम्मन सिंह किरमच। वो नाम इंपोर्टेंट है, उसको देखते रहना। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अक्टूबर 2015 को। तो 4-5 चीजें हैं। इसका उद्देश्य क्या है, जो सरस्वती नदी है उसको दोबारा से जीवित करना और जो उससे जुड़े हुए आपके प्लेस हैं, जो स्थान हैं, उनको ऐतिहासिक में कन्वर्ट करना कि आने वाले टाइम में, क्योंकि अब की बार यदि आपने देखा हो अभी 2 दिन का यहाँ पर पेहवा में अभी 23 से 25 अभी 23 से 25 जनवरी 2 दिन का इसी के ऊपर स्पेशल कार्यक्रम भी चलाया गया था। और जैसे जब गीता जयंती होती है जो कि अपना कुरुक्षेत्र के अंदर लगते हैं या फिर उसका मेला भरता है, उसमें क्या है, उसमें भी सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से है, कहाँ पर जाके विलुप्त हो जाती है, कहाँ कौन कौन सी इससे नहरें निकल रही थी, तो उन सब के ऊपर भी अब की बार भी एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। और आई होप कि अगली बार उसके ऊपर और भी अच्छे तरीके से, क्योंकि जो उसके आसपास कहाँ कहाँ से निकल रही है, क्या क्या इसके पास हुआ है और कौन कौन सी इससे नदियाँ निकलती हैं, कहाँ पर विलुप्त हुई, कैसे विलुप्त हुई, अब कहाँ से निकाल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर कार्य चला हुआ है। ठीक है साहब, तो कौन होते हैं साहब इसके, नायब सिंह सैनी। और नायब सिंह सैनी फटाफट से देख लो भाई कि दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार साहब आपके कब बने थे, मार्च अप्रैल 2024 में, और दूसरी बार आपका अक्टूबर 2024 में। अब चुनाव कहां से लड़ा है साहब, आपका लाडवा से चुनाव लड़ा है। और लाडवा कहाँ किस जिले के अंदर आता है, कुरुक्षेत्र के अंदर आता है साहब। ठीक है, यह एक विधानसभा की सीट है जहां से नायब सिंह सैनी जी ने चुनाव लड़ा है और यह चुनाव जीते भी हैं। नायब सिंह सैनी की अगर हम बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र से ये इससे पहले क्या थे साहब, सांसद थे। एक बात तो आपको यह क्लियर हो जानी चाहिए कि ठीक है, यहाँ से सांसद थे मतलब कि एमपी किसके, आपके साहब लोकसभा के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। ओके साहब, और ये नारायणगढ़ से क्या रह चुके हैं साहब, ये एमएलए यानी कि विधायक भी रह चुके हैं इससे पिछली सरकार में। तो 3-4 चीजें हैं। और अभी जो इनका जन्म है वह भी क्या पता भाई हरियाणा सरकार है पूछ भी ले। तो इनका जन्म कब का है साहब, इनका जन्म है 25/1 और 1970 का। तो अभी 56 साल के ये हुए हैं, 56 ईयर। ठीक है, कल ही हुए हैं, परसों ही, आज 27 तारीख है, आज 27 जनवरी है। क्या पता आप इस वीडियो पर कब और किस साल में पहुंचोगे, तो उसके हिसाब से देख लेना। तो 1970 का इनका जन्म है। ठीक है साहब, तो कहां से चुनाव लड़ा है, लाडवा से। लाडवा आपकी एक आरक्षित सीट नहीं है, क्योंकि कमेंट आया था कि लाडवा एक आरक्षित सीट है। तो साहब आपकी जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जिले में आपकी 4 विधानसभा की सीट है। कौन कौन सी है, सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं पेहवा की, पेहवा एक आपकी सीट है विधानसभा की लेकिन आरक्षित नहीं है। दूसरी है लाडवा, लाडवा भी आपकी आरक्षित सीट नहीं है। तीसरी है साहब आपकी थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर भी आपकी एक आरक्षित सीट नहीं है। और फाइनली आपकी आरक्षित सीट जो कि कुरुक्षेत्र जिले की आरक्षित सीट है वह कौन सी है साहब, आपकी शाहबाद। तो अभी कुरुक्षेत्र के अंदर 4 विधानसभा की सीट है
और ये उन 4 सीटों के नाम है। शाहबाद आपकी एक आरक्षित सीट है और लाडवा से चुनाव लड़ा है साहब आपके मुख्यमंत्री ने, जो कि अब की बार दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं और ये साहब 11वें मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले 10 मुख्यमंत्री हरियाणा में रह चुके हैं। व्यक्ति वाइज की यदि मैं बात करता हूं तो 11वें व्यक्ति हैं जो कि मुख्यमंत्री की इन्होंने शपथ हरियाणा में ली है। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं साहब 15वीं विधानसभा अभी चली हुई है, तो 15वीं विधानसभा के ये क्या है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, मुख्यमंत्री सीएम, ठीक है, चेयरमैन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है साहब, और ये कब से कब तक है साहब, आपके 8 अक्टूबर को नतीजे यानी चुनाव जो हुए थे उसका परिणाम आ जाता है और बीजेपी 48 सीटों पर अपना बहुमत हासिल करती है और क्या हो जाता है साहब, ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, इतनी सारी बात। 11वें नंबर के हैं ये। पहले कौन थे आपके, भगवत दयाल शर्मा, जिसके लिए चुनाव नहीं हुए थे। उस समय पर हम संयुक्त पंजाब का हिस्सा थे और उसी में वो विधायक थे। हरियाणा अलग हुआ तो वो इस तरफ आ गए क्योंकि वो झज्जर से थे और हमने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। चुनाव नहीं हुए थे, सन 66 की बात कर रहा हूं। अगले ही साल 67 में राव वीरेंद्र सिंह हमारे पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने थे जिसके लिए चुनाव हुए थे। खुद की ही पार्टी से वो जीते थे। क्या नाम था पार्टी का, विशाल हरियाणा पार्टी। कब की बात है, 67 की बात है। ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी वही थे और पहले जाट मुख्यमंत्री कौन थे आपके, हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री, जिसका क्या नाम था साहब आपका, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, तो वैसे हाँ, एक प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि लगातार दो बार कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं, या फिर लगातार सबसे ज्यादा, ठीक है, लगातार में सबसे ज्यादा जो कार्यकाल है वह किसका रहा है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है भाई, ये करवाता हूं मैं आपको, जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, यदि मैं लगातार की बात करता हूं तो हरियाणा के कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जो आपके लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या क्या नाम है, तो सबसे पहले आपका अभी जो मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, जो ये थे, ये हरियाणा के लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरा नाम है आपका भूपेंद्र सिंह हुड्डा, PSH, ये भी हरियाणा के 2 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। और तीसरा है साहब आपका नायब सिंह सैनी। अभी तो मतलब 3 व्यक्ति तो अभी के हो गए जो कि आपके 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं या फिर रह चुके हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ऐसे हैं कि जो उन्होंने लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो पूरा 10 साल का उन्होंने क्या किया है साहब, अपना कार्यकाल पूरा किया है। जो मनोहर लाल साहब खट्टर जी हैं, वो क्या है आपका 2 बार मुख्यमंत्री जरूर बने हैं, लेकिन 6 महीने पहले उनको मुख्यमंत्री पद से दूर कर दिया गया था और नायब सिंह सैनी फिर आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो दोनों में आपका 10 साल यह रहे हैं आपके मुख्यमंत्री के पद पे, तो इस वजह से यह नाम आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नायब सिंह सैनी तो जस्ट 6 महीने रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, दूसरी बार अब बने हैं, 1 साल हुआ है, तो 1.5 साल का ही इनका कार्यकाल है। तो इस वजह से क्या है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाते हैं, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट नाम है। तो आपको भी ऐसे ही याद रखना है, आपके पेपर में पूछा जा सकते हैं। ठीक है साहब, एक और नाम देख लो अब आप, अनिल विज। देखो, जो अनिल विज साहब है, कहां से चुनाव लड़ा है, कैंट से, अंबाला कैंट से इन्होंने चुनाव लड़ा है। और इनके पास जो मुख्य डिपार्टमेंट है वो क्या क्या है साहब, एक तो आपका बिजली, ठीक है, बिजली मंत्री कौन है हरियाणा में, यही साहब है। ठीक है, और आपका परिवहन और आपका लेबर, तो जो ये मंत्रालय है वो इनको जाते हैं, किसको जाते हैं साहब, आपके अनिल विज को। चुनाव कहां से लड़ा, आपका अंबाला कैंट से लड़ा है। ठीक है, महिपाल ढांडा, ये ढांडा है। ठीक है, महिपाल ढांडा साहब सबको पता है कि शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। श्रुति चौधरी, इनको 2 मुख्य मंत्रालय दिए गए हैं, एक तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा इनको कौन सा दिया गया है, तो दूसरा दिया गया है साहब इनको जलाशय से संबंधित। ठीक है, जल का जो पूरा डिपार्टमेंट है वह भी इन्हीं के पास है। ठीक है, तो चलो हाँ, एक बार जो मुख्य नदियां हैं वो देखो, अपने हरियाणा में नदियां 2 जगह तक प्रवेश करती हैं। कौन सा, एक तो ऊपर की तरफ हो गया, दूसरा नीचे की तरफ हो गया। ऊपर की तरफ का मतलब है कि जो वहां पर आपकी शिवालिक पर्वतमाला है या शिवालिक रेंज है वहां से, दूसरा नीचे जो आपकी अरावली पर्वतमाला है। सीधी सी बात है भाई कि नदियां कहाँ से प्रवेश करेंगे, पहाड़ों से, सीधी लॉजिक है। तो वैसे तो पानी आ नहीं सकता, तो कहाँ से आएगा, पहाड़ों से आएगा। लेकिन वो जो 2 जगह हैं आपकी, एक ऊपर और एक नीचे, ऊपर आपकी शिवालिक पर्वतमाला है तो वहां से हरियाणा में कुछ नदियां प्रवेश करती हैं, और जो नीचे की तरफ है अरावली पर्वतमाला, तो वहां से भी हरियाणा के अंदर
कुछ नदियां प्रवेश करते हैं जो कि राजस्थान से आती हैं। तो दो जगह हैं काफी इंपॉर्टेंट आपकी। मैन हम नदियों के बारे में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है हरियाणा में यमुना नदी। ठीक है साहब, यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करेगी? आपकी यमुनानगर से। और हरियाणा में 320 किलोमीटर की यह दूरी तय करती है। कहाँ से लेकर है? उत्तराखंड यानी कि यूपी से। फिर आती है यमुनानगर हरियाणा, और फिर हरियाणा और यूपी के ठीक बीचों बीच बहते हुए, बहती हरियाणा में ही है लेकिन बाउंड्री के आसपास ही। तो फिर कहाँ चली जाती है? दिल्ली, दिल्ली से फरीदाबाद, और फरीदाबाद से फिर ये आपके यूपी में चली जाती है। ठीक है, कौन सी है साहब? ये आपकी यमुना नदी। यमुना नदी की क्या खास बात है कि ये एक 12 मासी नदी है, मतलब कि 12 महीने इसके अंदर पानी रहेगा। दूसरी आपकी घग्गर। घग्गर आपकी निकलती है साहब हिमाचल प्रदेश से, डगसाई नामक पहाड़ियों से निकलती है, और कहाँ पर प्रवेश करती है? पिंजौर में यानी कि पंचकुला में। ये क्या है साहब? ये एक मौसमी नदी है, और ये फिर कहाँ जाएगी? आपके जो सिरसा है, सिरसा से फिर ये हनुमानगढ़ जिला जो कि आपका राजस्थान का है वहां पर जाएगी। खास बात क्या है साहब? ये एक 12 मतलब ये एक 12 महीने बहने वाली नदी नहीं है, ये एक मौसमी नदी है। ठीक है, मौसमी नदी है। जब जब मौसम होता है, जब पहाड़ों में पानी ज्यादा होता है, या फिर जब आपकी जरूरत होती है ज्यादा पानी की, तभी इसी के अंदर पानी आता है। ये 12 महीने, या फिर जैसे बरसात का पानी है तो वो इसमें आएगा। ये 12 महीने नहीं बहेगी। ठीक है, बहुत मोस्टली टाइम ये खाली भी रहती है। ठीक है साहब, मारकंडा की बात करता हूँ तो जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उन्हीं में से ये निकलती है। और इसका क्या नाम है साहब? अरुणा इसका प्राचीन नाम है। सनिस्का या फिर सनीसा झील जो कि पेहवा के पास है, उसमें आके मिल जाती है। किसकी बात कर रहा हूँ? मारकंडा की बात कर रहा हूँ। टांगरी या फिर टांगड़ी, ये मोरनी की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है साहब, और मारकंडा की यानी कि इसकी, इस नदी की ये प्रमुख सहायक नदी है, यानी कि टांगरी ये मारकंडा में मिलेगी। बस ये ध्यान रखना। सरस्वती नदी आदि बद्री से निकली थी जो कि आपका यमुनानगर में है, और हरियाणा की सबसे पवित्र नदी बोला जाता है। हरियाणा इसी नदी के किनारे फला फूला है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है साहब, कुछ अपने दक्षिण हरियाणा की भी हैं जो कि आपकी अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो साहब साहिबी है, इंदौरी है, दोहन है, और कृष्णावती है। साहिबी नदी क्या है? यह है आपके जीतगढ़ जो कि आपका राजस्थान है वहां से निकलती है और रेवाड़ी में प्रवेश करती है। से अपने यहाँ पर यमुना नदी है उत्तर की तरफ, तो दक्षिण में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी यही नदी रहेगी साहब, साहिबी। इसके बाद में बात करता हूँ इंदौरी की, तो इंदौरी कहाँ पर है? मेवात की पहाड़ियों में है इसका उद्गम स्थल। बस बात खत्म। दोहन की बात करते तो अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। कहाँ पर आती है? ये महेंद्रगढ़ में आती है। कृष्णावती क्या है साहब? अरावली क्षेत्र से इसका उद्गम स्थल है जो कि आपकी रेवाड़ी और नारनौल क्षेत्र में इसके क्या करती है? अपना जल पहुंचाने का ये कार्य करती है। नो डाउट कि दोनों प्रकार की नदियां अपने लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो उत्तर की नदी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यमुना, घग्गर, टांगरी, मारकंडा, इनसे प्रश्न आपके बहुत ज्यादा बार बने भी हैं। जो साउथ की नदी है इनसे थोड़े कम बनते हैं प्रश्न, लेकिन फिर भी एक बार देख के जाना, बनते हैं इनसे भी प्रश्न, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा कम बनते हैं। अगला, ट्राइन का पहला युद्ध कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। करनाल के युद्ध हुए हैं, त्रावड़ी यानी कि त्राइन इसके भी युद्ध अपने हुए हैं, और पानीपत की भी अपनी लड़ाई या युद्ध हुए हैं। तो ये जितने युद्ध, विद्रोह और लड़ाइयाँ, ये हमें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साहब एक तो हम स्टूडेंट हैं, पेपर निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, तब आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि अपने हरियाणा में कौन सा युद्ध या फिर कौन सी लड़ाई या फिर कौन सा विद्रोह हुआ है। आपने बहुत बार देखा होगा बनावली का विद्रोह, कैथल का विद्रोह, लाडवा का विद्रोह, सिरसा का विद्रोह, तोरमार का विद्रोह। तो जो ये विद्रोह हुए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमको बहुत अच्छे तरीके से पता होने बहुत जरूरी है। कब कौन सी लड़ाई? आपने पढ़ा होगा कि पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, करनाल की लड़ाई। तो जो ये चीज है, जो ये घटना हरियाणा में घटित हुई है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के पास है और दिल्ली के पास ये तमाम प्रकार की चीजें घटित हुई हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये हमें अच्छे तरीके से पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन चीजों को एक बार अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लोगे भाई, तब आपने आने वाले टाइम में यानी कि जो आपके एग्जाम है उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आवेगी। बात करते हैं आप तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? तो तराइन में दो युद्ध हुए हैं, एक तो 1991, एक 1992। दोनों युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों युद्ध आपके दो व्यक्तियों के बीच में लड़े गए हैं। क्या क्या नाम था? एक था साहब आपका पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, और दूसरा था साहब आपका मोहम्मद गोरी।
मोहम्मद लिख दूं या फिर मोहम्मद लिख दूं, ठीक है, तो बात एक ही समझना। अगर मैं मोहम्मद भी लिख दूं ऐसे करके तो बात भी वही समझना, क्योंकि ये वाला नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, गौरी, और दूसरा था एक आपका गजनवी। ट्रांसलेशन आपको इन दोनों में करना है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी साहब के बीच जो क्या है, त्राइन का पहला लड़ाई या फिर युद्ध हुआ है, और इन्हीं के बीच आपका दूसरा युद्ध हुआ है। तो बताओ, पहला युद्ध साहब आपका कब हुआ? 1191 में। दूसरा युद्ध आपका कब हुआ? 1192 में। ठीक है, ये वो टाइम है अपने भारत के लिए जिस टाइम प्रॉपर तरीके से, बस यहाँ से आपकी क्या शुरुआत होती है, मुस्लिम शासन भारत में शुरू होने ही वाला है, मतलब हो ही गया यहाँ से, ठीक है। और फिर काफी लंबे समय तक, अप्रोक्स आपका 1600 के बाद तक प्रॉपर तरीके से मुस्लिम के हाथ में पावर रहती है। तो ये देख लो 500-700 साल के प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो दो युद्ध हुए हैं, आपको समझना चाहिए। पहला आप बात करेंगे त्राइन का प्रथम युद्ध, जो कि अब आपका हुआ है साहब 1191 में। किस किस के बीच? एक तो ये नाम हो गया पृथ्वीराज चौहान, दूसरा हो गया आपका मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। कौन सा? पहला युद्ध ने। ये नाम ध्यान रखियो कि पहला युद्ध कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान। क्यों? क्योंकि अब देखो आप, जो दूसरा युद्ध है इसको कौन जीतेगा? आपका पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा और इसको मोहम्मद गौरी जीत जाएगा। और इसी के साथ आपके क्या हो जाता है, भारत में मुस्लिम शासन की प्रॉपर तरीके से नींव पड़ जाती है यहीं से, ठीक है साहब। इससे पहले क्या हो रहे थे, आपके आपके युद्ध हो रहे थे, आपकी लड़ाइयाँ हो रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, जो आपकी दिल्ली, यानी पूरा भारत ही मान लो भाई, ठीक है, जो आपकी दिल्ली है उस पर किसका शासन हो गया था? अब मुस्लिम का, ठीक है। और आप अभी इसी के 10-12 साल के बाद देखोगे, शासन तो यहीं से स्टार्ट हो गया। अब आप शासन में देखोगे क्या है, 1206 से आपका दिल्ली सल्तनत की, और 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहेगी। और फिर 1526 से साहब आपका मुगल आएंगे, और फिर आपका 1862 तक रहेंगे तकरीबन। लेकिन हाँ, बीच में उनका वो थोड़ा डाउन फेज भी आया है, इसमें अंग्रेज जो ब्रिटिश है वो हैवी हो गए, ठीक है, तो वो आ गए थे। लेकिन फिर भी आप क्या मान सकते हो, 600-700 साल क्या रहे हैं आपके, मुस्लिम रहे हैं, ठीक है। तो ये दो युद्ध हैं, किस किस के बीच हुए, कब कब हुए, कौन सा? पहला पृथ्वीराज चौहान साहब जीते हैं पहला, और दूसरा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की मैंने एक दिन पूरी स्टोरी भी सुनाई थी, अगर कोई स्टूडेंट था उस दिन क्लास, तो शॉर्ट में आज ही सुनाऊंगा मैं। देखो यहाँ पर क्या हो गया, मोहम्मद गौरी जीत गया, बस ये बात ध्यान रखो आप। कब? कब आप साहब आपका, कब ये? अच्छा, देखो, जो हिस्ट्री है, जब आप पढ़ोगे इन चीज़ों को, ठीक है, तब आप क्या देखने को आपको मिलेगा, जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी अपने अलग अलग व्यूज दे रखे हैं। जैसे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुए हैं या जो लड़ाइयाँ हुई है, इसके रीजन भी कुछ इतिहासकारों ने अलग अलग दे रखे हैं। लेकिन जो मुख्य एक रीजन जो मुख्य सामने आया था वो क्या आया था, एक व्यक्ति है जयचंद, जिसके ऊपर अभी बात करेंगे, ठीक है। और जो गद्दार वर्ड है, गद्दार, जिस पे आप विश्वास नहीं करते उसके लिए यूज करते हैं गद्दार, ठीक है। तो उसके जो वो गद्दार, मतलब गद्दारों के लिए यूज किया जाता है जयचंद, ठीक है। बोलते भी हैं कि भाई तेरी ही टीम में कोई जयचंद है, मतलब ऐसा करके कुछ, ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है भाई। और क्या खास बात है कि कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि भाई जो जयचंद था उसने मोहम्मद गौरी को, ठीक है, उसने मोहम्मद गौरी को बोला था कि तू इस व्यक्ति को हरा दे, ठीक है। इसका भी एरिया दिल्ली के आसपास था, और ये बाहर से आया था मोहम्मद गौरी साहब। अब इसको क्या बोला गया था जयचंद के द्वारा, कि इसको हरा दे। क्यों? क्योंकि जो आपका जयचंद साहब है, जयचंद, ठीक है, अभी थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा उसकी भी आगे, एक स्लाइड लगा रखी है। वो इस व्यक्ति को पसंद नहीं करते थे, पृथ्वीराज चौहान को। क्या? उसके बहुत सारे कारण थे, इतने कारणों में हम नहीं जाएंगे साहब, ठीक है। लेकिन जो मुख्य कारण है वो क्या था, एक इसकी पुत्री थी, इसकी लड़की थी, और वो पसंद करती थी साहब इसको, पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। इसकी पुत्री इसको पसंद करती थी, इसके साथ उसकी शादी भी होगी, लेकिन ये व्यक्ति पसंद नहीं करता था। ये तो
कई कारण हैं, कई इतिहासकार के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन उनमें से जो मोटा मोटा मुख्य मेरे को लगा तो वो बता रहा हूँ मैं आपको कि बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने ही मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया था कि साहब आप इसको हरा दो, पृथ्वीराज चौहान को। फिर पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया साहब, ये हार भी गए थे, ठीक है। और मोहम्मद गोरी फिर क्या हुआ, जीत भी गया था, ठीक है। मोहम्मद गोरी जीत भी गया, लेकिन बोलते हैं 2 साल के बाद मोहम्मद गोरी ने क्या किया भाई, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी हरा दिया। इतिहास है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग लोगों की नज़रों से लिखा गया है, अलग अलग दिमाग से लिखा गया है, लेकिन जो आपको मेन बातें मिलेंगी तो 2-3 नाम इंपॉर्टेंट हुए। कौन कौन से? गोरी मतलब कि मोहम्मद गोरी, दूसरा आपका पृथ्वीराज चौहान, और तीसरा जयचंद। अब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की हमें थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लग गई। दूसरी एक और नजरिया देखते हैं। कब की बात हो रही साहब, 1192 की तो ये बात है। 1194 में इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो ये हार गया जयचंद, ठीक है। जो मोहम्मद गोरी था अब वो यहाँ से वापस चला गया, ठीक है साहब, वापस चला गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसका एक गुलाम था, इसका इसका मोहम्मद गोरी का, ईबक या ऐबक बोल लो आप उसको, कुतुबुद्दीन ऐबक या कुतुबुद्दीन ऐबक बोल लो, ठीक है। तो वो था साहब। अब जो इसने क्षेत्र जीत रखा था यहाँ का, उसके हवाले कर दिया, ऐबक के हवाले कर, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, क्या था साहब, वो गुलाम था, ठीक है। इन साहब की मृत्यु हो जाती है, फिर वो क्या करते हैं 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कर देते हैं, गुलाम वंश की स्थापना कर देते हैं। कब? 1206 में। और ये भी 1210 में लुढ़क जाते हैं, मतलब कि भाई ये मर जाते हैं, मतलब कि भाइयों मर गया था कब? 1210 में। और इसका भी एक आज्ञा गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक तो ये था जिसका नाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? चलो भाई ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार देख लियो, ठीक है। तो जो 1210 में वो भी लुढ़क जाते हैं, ठीक है। और जिसकी आगे लड़की है, क्या नाम है उसका? रजिया बेगम सुल्तान। रजिया रजिया के पिताजी का क्या नाम था, बस ये बता दो, क्योंकि वो वही व्यक्ति थे जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दास थे या गुलाम थे, ठीक है साहब। अ, यार दिमाग में नहीं आ रहे अब, ठीक है। तो जो इनके पिताजी थे वो वही थे जो कि आपके 1210 में क्या होते हैं, वो रियल फाउंडर भी माना जाता है किसका? गुलाम वंश का। तो दूसरे शासक बनते हैं क्योंकि ये इसके गुलाम थे। और फिर 1236 में क्या है कि रजिया गद्दी पर बैठती है, और 1240 में इसके भाइयों के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, और साथ में ही इसके जो पति है अल्तुनिया, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम ध्यान नहीं आ रहा, कोई नहीं, देख लेंगे भाई, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, अभी ध्यान नहीं आ रहा, चलो एक बार वेरीफाई भी कर लूँ भाई, बहुत जरूरी है। चलो तब तक हम देखेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ठीक है। जब तक आप कमेंट करके बताओ कि वो कौन था, मतलब इसके पिताजी कौन थे, रजिया सुल्तान के पिताजी कौन थे, बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक तो भाई मोहम्मद गोरी का दास था, ठीक है। लेकिन रजिया के पापा जी का क्या नाम था? रजिया सुल्तान, सिर्फ रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, ठीक है। हाँ, तो अब वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो जो इल्तुतमिश है वो किसके फादर हैं? रजिया बेगम सुल्तान के। और वो किसके दास थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन किसका दास था? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी ने किसके साथ युद्ध किया था 1191 1192 में? आपके तराइन में दो जो लड़ाइयाँ हुई हैं, किसके साथ किया था साहब वो आपका? बताओ। आपका पृथ्वीराज चौहान के बारे में। किसके कहने पे? जयचंद। अब बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में और जयचंद के बारे में, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान है, तो पृथ्वीराज चौहान साहब आपके एक हिंदू राजा थे, ठीक है। ये आपके राजपूत थे भाई। कौन? पृथ्वीराज चौहान। और इनका चाहमान या फिर चौहान, इनका वंश था, उससे ये संबंध रखते थे। तो 3-4 फैक्ट है कि हिंदू थे, राजपूत थे, और ये इनका वंश था चौहान वंश। जो उनकी राजधानी है अजमेर थी, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी राजधानी अजमेर थी। और उन्होंने दिल्ली तक शासन कर लिया था। किसकी बात हो रही है? पृथ्वीराज चौहान की। और उनको उपाधि दी गई थी
राय पिथौरा की उपाधि, ये एसएससी में पूछा जाता है। एचएसएससी में तो नहीं पूछा गया, क्या पता पूछ भी ले भाई। तो राय पिथौरा की जो उपाधि है वह किस शासक को दी गई थी या किस व्यक्ति को दी गई थी? तो पृथ्वीराज चौहान को दी गई थी। हरियाणा से क्या संबंध था? हरियाणा का हांसी का किला, जिसको आप आसीगढ़ का किला भी बोलते हो, और तरावड़ी का क्षेत्र, विशेष इससे संबंध रहा है किसका? पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है। जिनकी पत्नी है, उनकी पत्नी का क्या नाम था? जिसकी कई कई शादियां होती थी, लेकिन जिनकी सबसे फेमस या प्रसिद्ध पत्नी है उसका नाम था संयोगिता। संयोगिता, इसको हम अब क्या पता नाम चेंज हो गया, संगीता बोल देते हैं। हाँ, आज बाद मॉडर्न टाइम में, उस टाइम पे क्या था? संयोगिता। ठीक है। और इसकी यह किसकी पुत्री थी? यह थी भाई कन्नौज के राजा जयचंद। तो देखो, जयचंद था कन्नौज का राजा, और ये साहब दिल्ली के आसपास थे। ठीक है। तो गढ़वाल इनका वंश था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसकी लड़की का नाम भी इंपॉर्टेंट है जिससे शादी हुई है। अब बात क्या हुआ, शादी कैसे हुई? अब देखो, उनकी शादी हरण विवाह, ठीक है, हरण विवाह तो क्या बोलते हैं? गंधर्व विवाह का एक रूप, इसके जरिए हुई थी, हरण विवाह के जरिए। कैसे? कि राजा जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर के लिए पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था। ठीक है, इसको नहीं बुलाया था, और अपमानित करने के लिए उनकी एक मूर्ति या एक फोटो, ठीक है, द्वारपाल की जगह लगा दी थी। संयोगिता ने क्या किया भाई? उस मूर्ति को ही माला पिरा दी। ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान ने बेरा लागे कि भाई माला पिरा रखी है निन्नू, किसने? जयचंद की लड़की ने। तो भाई वो ठा ले आया, सीधी बात यह थी। इतिहास में राजा जयचंद को लेकर जो अब बात करेंगे जयचंद के ऊपर। ठीक है। हमने बेरा ला गया जयचंद कौन था, कड़ा उसकी राजधानी थी, के उसका क्षेत्र था, और जो पृथ्वीराज चौहान है वो क्यों किस प्रकार से संबंधित है। तो भाई सारा जो सारा खेल है वो क्या डायलॉग है? लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का, तो वही बात है। तो जयचंद को लेकर जो बातें हैं वो क्या क्या है कि एक तो चलो इसका परिचय तो हमने मेरा पढ़ ही गया भाई, कि जयचंद है कन्नौज का राजा था, और गढ़वाल वंश, ये इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल वंश से इसका संबंध था, तो इसका वंश का नाम जरूर याद रख लियो। बदनाम है ये, बदनाम होने का क्या कारण है? कि भाई जो लोक कथाएं, मतलब कि जो आम बोलचाल में है, मतलब लोगों के बीच जो बातें हैं, वो क्या है? पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये एक किताब थी। अच्छा, ये किसने लिखी थी? कमेंट करके बताना अगर आपको पता है तो। इसके अनुसार क्या है कि जयचंद ने अपनी हार और बेटी, क्योंकि हार गया था, और बेटी जिसका क्या नाम है? संयोगिता, उसका अपहरण इसने बोल दिया कि भाई जब वो आया, कौन? पृथ्वीराज चौहान, जब उसकी लड़की संयोगिता ने माला डाल दी थी फोटो के ऊपर या मूर्ति के ऊपर, अब उसने बेरा लागे कि भाई ये तो मेरी फोटो मूर्ति के ऊपर माला डाल रखी, इसका मतलब इसका ब्याह मेरे गले हो गया, तो वो उसने उठा के ले गया। जयचंद के बोला कि भाई तेने तो इसका अपहरण कर लिया, आज की आधुनिक भाषा में अगर आप बात करें तो किडनैप कर ली। तो उसके लिए उसने बदला लेने खातिर क्या किया? उसने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। और दिल्ली के आसपास साहब कौन थे आपके? मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान। तो इस वजह से दोनों के बीच युद्ध होता है। गद्दारी का प्रतीक, अब देखो, इसी कारण भारतीय संस्कृति में जयचंद नाम देशद्रोही या फिर गद्दार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है साहब। चंदावर का युद्ध, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1191 और 92 में जो दो युद्ध हुए हैं, उसके बाद 1194 में भी एक युद्ध होता है। किसके बीच? गौरी ने बाद में जयचंद को भी नहीं छोड़ा, और 1194 में चंदावर के युद्ध में उसे हराकर मार दिया या फिर मार डाला था। ठीक है। एक लास्ट और पॉइंट पढ़ लिया कि विवाद। कई आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि जयचंद के गद्दारी के पुख्ता सबूत नहीं मिलते, लेकिन जनश्रुति का क्या मतलब है? मतलब कि भाई सिर्फ एक मौखिक रूप है, मतलब कि वर्बली तौर पे है, लेकिन इसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है। कुछ इतिहासकार इसको ऐसा भी मानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सा इतिहासकार क्या मानना है, अपने इस पर कोई लेना देना नहीं है ज्यादा, क्योंकि वैसे तो आप एक स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो आपके एग्जाम में आवे, यदि आप COD की स्पेशली तैयारी कर रहे हो, तो गहराई में तो इतना जाओगा नहीं। हाँ, ट्राइन का युद्ध कब हुआ? 1191-92। 194 में भी हुआ। किसका था भाई? वो आपका इसी व्यक्ति के साथ था, आपका जयचंद के साथ। कब था आपका? 1194 में जयचंद। ठीक है। चंदावर का ये युद्ध था। ठीक है। मोहम्मद गोरी का आपने बेरा लग गया। मोहम्मद गोरी के जो आगे जो गुलाम थे, फिर उसका गुलाम था, फिर रजिया बेगम सुल्तान, कैसे आपके मुगल जो है मुगल वंश की स्थापना होती है आगे चलकर, पहले दिल्ली सल्तनत की, मतलब 1206 में। इस बात का अपने बेरा लग गया। मोहम्मद गोरी ने कुछ एरिया जीत लिया था, इसका अपने बेरा लग गया। पृथ्वीराज चौहान किस प्रकार से हराया गया था, क्यों हराया गया था,
जयचंद की उसके साथ क्या दुश्मनी थी, जयचंद ने कौन बाहर तय बुलाया था। तो ये सारी चीज आई थिंक आपने थोड़ी सी तो हल्की फुल्की आपने बहुत मतलब क्लियर होने में आपने काफी हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो मेरा यही मोटिव था कि आपने जो मोटी मोटी बात है, 3-4 नाम है, ठीक है, वो सहयोगिता वगैरह ये आपने बता दूं, कुछ डेट है जो कि आपने बता दूं। ठीक है साहब। अच्छा और भी है इसके, देखो इतिहास और इसमें क्या है, जयचंद भाई क्यों जड़े गर्दा किस तय पृथ्वीराज चौहान तय, तो उसके बता रखे हैं। एक तो दिल्ली का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज और जयचंद दोनों के नाना दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर। ठीक है, एक नाम और आ गया, इसके नाना थे ये अनंगपाल तोमर। जब उन्होंने दिल्ली का राजपाट पृथ्वीराज को सौंप दिया था तो जयचंद नाराज हो गया था। तो सीधी बात है भाई, गद्दी का गद्दी सीट। अब देखो जयचंद खुद को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा समझता था, यानी कि चक्रवर्ती सम्राट मानता था, और अपनी शक्ति दिखाने के लिए राजसूय यज्ञ कर रहा था जिसे पृथ्वीराज ने स्वीकार नहीं किया था। पहले क्या था, जैसे ये हो गए, ठीक है, तो इसके बाद भी जब अपने यहाँ पे राजे रजवाड़े थे, आपने बहुत बार सुना होगा उस टाइम पर राजे हुए करते, तो उस टाइम पे क्या था, काफी शक्तिशाली होते थे। तो ये जब एक क्षेत्र जीत लिया तो जो उसको मिलाया है या फिर उसको अपनी शक्ति का अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, बताने के लिए ये यज्ञ करते थे, या फिर ऐसा बताने के लिए कि भाई मैं सर्वोच्च हूँ, मैं ही हूँ जो कुछ भी हूँ। तो कि दूसरा जो इनवाइट भी करे करते, इनविटेशन दे करते कि दूसरा आपका इसमें राजा आवे। तो ठीक इसमें क्या किया था भाई, स्वीकार नहीं करे था पृथ्वीराज चौहान साहब ने। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संयोगिता का अपहरण, बाकी किडनैपिंग कर ली भाई, उठा के ले गया था वो उसने, तो इस वजह से उनकी दुश्मनी होगी थी। तो छोटी छोटी बात थी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकते हैं आपके। अब बात करेंगे आप धमतान साहिब, एक गुरुद्वारा है जो कि धमतान के अंदर है, धमतान एक गांव है जो कि आपका जींद में है साहब, जींद में। ठीक है, तो यह किससे संबंधित है, इसके ऊपर आप बात करेंगे। तो यह है साहब आपके, बताओ कौन से गुरु, यह है साहब आपके 9वें गुरु। ठीक है, 9वें गुरु, सिखों के 10 गुरु हुए हैं, सिखों के 10 गुरु हुए हैं, जिसमें से आपके सिखों के 9वें गुरु से संबंधित है आपका धमतान साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, कहाँ पर है, जींद में। वही जींद साहब जो आपका 1966 में एरिया में सबसे छोटा जिला था। इससे कैथर निकाला गया, मतलब इसका कुछ हिस्सा कैथर, जो कैथर है कुछ हिस्सा जींद से भी लिया गया है इसका, कैथर का। ठीक है साहब, और क्या खास बात है, जो इसकी आरक्षित सीट है विधानसभा की, वह सभा आपकी रहेगी नरवाना। इसके नाम पर, मतलब जींद के नाम पर कोई भी लोकसभा सीट नहीं है। रोहतक के बाद हम जींद को भी, आपकी जो राजधानी है, कौन सी आपकी साहब राजधानी, राजनीतिक राजधानी, वो जींद को भी राजनीतिक राजधानी बोल देते हैं, गढ़ बोलते हैं। जो अपना जो हरियाणा है उसका जो मुख्य गढ़ है, जींद को बोलते हैं। हार्ट ऑफ हरियाणा भी हम जींद को बोलते हैं। जींद एक ऐसा जिला है साहब जो 7 अन्य जिलों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। कौन है वो, जींद है, जो कि सबसे ज्यादा जिलों के साथ आपकी बाउंड्री साझा करता है, वह कौन है साहब, आपका जींद है। ठीक है, इस वजह से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2013-14 में यहाँ पर क्या हुआ, रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनाई गई है। ठीक है, क्योंकि पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी आपकी, 1956 में बनाई गई थी आपकी KKR कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र। तब कौन सी थी, वह थी आपकी कुरुक्षेत्र। लेकिन 2013-14 में क्या किया गया, इसके अंदर जींद के अंदर भी आपकी एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है। ठीक है साहब, और जींद से रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट याद करने की कोशिश करता हूँ। तो दूध नगरी हम किसको बोलेंगे, दूध नगरी, दूध नगरी हम किसको बोलेंगे, आपके जींद को बोलेंगे। जयंती नगरी हम किसको बोलेंगे, जींद को बोलेंगे। ठीक है साहब, और जो आपका भूतेश्वर मंदिर है वह भी कहाँ पर है आपका, रानी तालाब पर। रानी तालाब साहब आपका कहाँ पर है, वह भी आपका जींद में है। ठीक है, आपका जींद में है। और जब भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कौन सी विधानसभा के, 15वीं विधानसभा के, तो जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी एक विधानसभा है उचाना, जो कि आरक्षित नहीं है, एक नॉर्मल है उचाना। तो वहां पर 2 कैंडिडेट के बीच फाइट होते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो जितने भी ओवरऑल 90 विधायक हैं, तो सबसे कम वोटिंग से हारने वाले आपके उचाना से हैं। ठीक है, उचाना से हैं। और ठीक है, देवेंद्र अत्री वहां पर क्या हो गया, जीत जाते हैं। ओके, तो ये
अब 9वें से संबंधित है, सिखों के 10 गुरु हुए हैं, तो एक बार 10 के ऊपर हम बात करेंगे साहब। आपका सबसे पहले गुरु कौन से थे साहब? आपके गुरु नानक देव जी, ठीक है, सिख धर्म की स्थापना या संस्थापक भी बोल सकते हो आप। दूसरे हैं गुरु अंगद देव जी। गुरुमुखी जो लिपि है, जिसमें पंजाबी लैंग्वेज बनाई गई है, उसका मुख्य आधार क्या है? गुरुमुखी लिपि, ठीक है। गुरु अमरदास जी, लंगर परंपरा है जो, इसको स्टार्टिंग किया है गुरु अमरदास जी ने। गुरु रामदास जी, जो अमृतसर शहर है, इसकी स्थापना करी है किसने? गुरु रामदास जी ने। गुरु अर्जुन देव जी, पांचवें गुरु हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया, जिसको आप आज गोल्डन टेम्पल बोलते हो, ठीक है। गुरु हरगोविंद जी, इसने क्या किया? अकाल तख्त की स्थापना करी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अकाल तख्त की किसने स्थापना करी है? गुरु हरगोविंद जी ने। गुरु हरराय जी ने शांति प्रिय और आध्यात्मिक गुरु थे। ये प्रश्न ऐसे बनेगा कि सिखों के कौन से गुरु शांति प्रिय और आध्यात्मिक गुरु थे? तो सब आपका कौन सा रहेगा? गुरु हरराय जी। गुरु हरकिशन जी क्या थे? सबसे कम उम्र के, ठीक है, इनकी सबसे कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। गुरु तेग बहादुर जी क्या थे? धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान इन्होंने दिया था, ठीक है। कहां पर साहब? दिल्ली में। मुगलों के टाइम की ये बात है। एक तो आपके 5वें गुरु और एक आपके 9वें गुरु, ये दोनों मुगलों के समकालीन रहे हैं, ठीक है साहब। और गुरु गोविंद सिंह जी, खालसा पंथ की स्थापना करी है, सबसे आखिरी गुरु थे। भूतेश्वर मंदिर, अभी बात कर रहे थे, आपका कहां पर है साहब? ये जींद में है। कौन सा मंदिर साहब? आपका भूतेश्वर मंदिर, ठीक है। वैसे तो जींद के ऊपर मैंने बहुत सारी बात बता ही दी, ठीक है। तो चलो अगले कुछ पॉइंट है इसके, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है साहब आपका, 1 मिनट दीजिएगा आप मेरे को। भाई मच्छर बैठ गया यार, मच्छर इसने चलाने लग गया था, तो इस वजह से मच्छर हटाया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप बात करेंगे जो मुख्य मुख्य मंदिर, अरे तो फिर भी कौन गया आगे। सबसे पहले आप बात करेंगे जो मुख्य मुख्य मंदिर हैं, उनमें सबसे मुख्य मंदिर है स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जो कि आपका कुरुक्षेत्र में है। इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पांडवों ने भगवान शिव की पूजा की थी, ये इंपॉर्टेंट है। और पुष्यभूति ने उनका पुनर्निर्माण कराया था, इसका मंदिर का, पुष्यभूति ने, ठीक है। कहाँ पर है साहब? ये कुरुक्षेत्र में है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, ब्रह्म सरोवर पर ये, ठीक है। दूसरा भीमा देवी मंदिर, आज बात करी थी भाई आपने कि पिंजौर में है। इसे अपनी कामुक कलाकृतियों के कारण उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर है, सबने पता है, फेमस है बहुत ज्यादा, लेकिन उत्तर भारत का आपका जो भीमा देवी मंदिर है, इसको क्या बोला जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर। कहाँ पर है? पिंजौर में है। माता शीतला देवी गुड़गांव में है भाई। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी माता कृपी को समर्पित है, ठीक है साहब, जिसका निर्माण राजधानी शैली में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं नहीं देखने को मिला होगा। प्रश्न आपका ऐसे बनेगा कि माता शीतला का जो मंदिर है वह किस शैली में है? तो साहब राजस्थानी शैली में है, ठीक है। इसके बाद ब्रह्म सरोवर, जो कि आपका कहां पर है? ब्रह्म सरोवर आपका कुरुक्षेत्र में है। इसे राजा कुरु के द्वारा खुदवाया गया था। पूछ लेगा कि ब्रह्म सरोवर किसके द्वारा बनवाया खुदवाया गया? तो राजा कुरु के द्वारा। और बाद में किसी अबुल फजल ने इसे लघु सागर भी कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। लघु सागर किसको कहा है? ब्रह्म सरोवर को किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। किसने खुदवाया? गुरु कुरु ने खुदवाया। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। चारों तरफ से पक्के ईंटों से बना हुआ हरियाणा के अंदर एकमात्र ये ऐसा पवित्र स्थल है। भूतेश्वर मंदिर, जिसके ऊपर बात करी है भाई, रानी तालाब के ठीक बीचों बीच स्थित इस मंदिर को राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया था, ये इंपॉर्टेंट है। आदित्य मंदिर, ये अमीन गांव है जो कि आपका कुरुक्षेत्र में है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ माता आदित्य ने सूर्य देव को जन्म देने के लिए तपस्या की थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। दाऊ जी का मंदिर बंचारी है, जो कि आपका पलवल में है। यह भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित है। प्रश्न ऐसे बनेगा भाई आपका कि बलराम को निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समर्पित है? 4-5 ऑप्शन डालेगा आपका। 5 वन सबको पता है कि आपको, यदि आप नहीं कर रहे तब भी आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो दाऊ जी का मंदिर है ये। चामुंडा देवी मंदिर आपका नारनौल में है। नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है। इसका निर्माण राजा
नूनकरण ने करवाया था। देवी को आपका जो भद्रकाली मंदिर है यह कुरुक्षेत्र में है। यह भारत के जो भारत में जो भारत के 51 शक्तिशाली पीठ है उसमें माता सती के, तो उसमें से आपका जो ये पाँव का है, जो नीचे का भाग है पाँव का, तो वो यहाँ पर है। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में भद्रकाली माता। ठीक है। बासमती चावल में अग्रणीय जिला बताओ भाई। बासमती चावल देखो, बासमती चावल आपने हरियाणा में सबसे ज्यादा 3 का, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र, तीनों एक दूसरे से जुड़ भी रहे हैं। 3 के 3 नाम के बना है, तो इस वजह से आपका क्या हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो धान का कटोरा है वो रहेगा आपका करनाल। वैसे इसमें भी है और इसमें भी है। किसकी बात कर रहा हूं भाई मैं? आपके चावल की। पूछ लू गेहूं, गेहूं में सबसे ज्यादा आपका आगे कौन सा जिला रहेगा साहब? आपका सिरसा। ठीक है, सिरसा सबसे आगे रहेगा भाई। खुम्बी में पूछ लूं, खुम्बी में, तो खुम्बी में आपका रहेगा सोनीपत। ठीक है साहब। और भी है जो अलग अलग फसल है उसके ऊपर बात करांगे अपन। करनाल बासमती चावल भाई से धान का कटोरा कहा गया, ठीक बात है, जिसके ऊपर ये आपने बात भी करी है। जींद की क्या खास बात है कि यहाँ पर भुर्रा, जो मुर्रा नस्ल की भैंस है जिसे काला सोना भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा भैंस है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर? आपकी जींद में, इस नस्ल की। ठीक है साहब। महेंद्रगढ़ आपके क्या, वैसे तो हिसार में भी काफी ज्यादा भैंस है। महेंद्रगढ़ क्या है? इसमें क्या है साहब? आपका खनिज पदार्थ और लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां, ऐसे पूछ लगा कि लाख की चूड़ियां कहाँ की फेमस है, तो सब आपके नारनौल की, अब महेंद्रगढ़ की। पिंजौर आपका पंचकुला में है, यहाँ का यादवेंद्र गार्डन जहाँ पर आम का मेला लगता है, ये फेमस है। सिरसा फल और सब्जियां दोनों के लिए फेमस है, विशेषकर खट्टे फल जैसे कि आपका आंवला हो गया, यहाँ सबसे आगे है ये पूरे हरियाणा में। फतेहाबाद सूती धागा और गुलाबी शहर। ठीक है, पिंक सिटी ऑफ हरियाणा आपका फतेहाबाद रहेगा, और सूती धागा के लिए भी फेमस है। सबसे ज्यादा सेब और सबसे ज्यादा केले भी आपके फतेहाबाद में है। आपका यमुनानगर रहेगा प्लाईवुड, कागज। ठीक है। रेवड़े की क्या क्या चीजें फेमस है? एक तो पित्तल नगरी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा यहाँ की तिल्लीदार जूतियां काफी फेमस है। और होता का रेवड़ी और कच्चक दोनों चीज फेमस है भाई, सबने पता है। तो पानीपत का हथकरघा यानी कि हैंडलूम। ठीक है, और पचरंगा अचार। जी हाँ, आ गया अब आपके ही गली में। लीजिए आम का अचार, मुरब्बे का अचार, मतलब जो वो बोले करे तो वो उस हिसाब से। और तो हिसार है, हिसार में क्या है कि लोहे की पाइप, जिसको हम जिंदल स्टील पे बोलते हैं। ठीक है, और पेड़ा, पेड़ा हांसी का भाई, पेड़ा क्योंकि एक अलग जिला बन गया हांसी, अपना हरियाणा का 23वां जिला। किससे निकाला गया साहब? आपका H4 हिसार से निकाला गया। हिसार आपका कब बना था? 1966 में, जब हरियाणा में 7 जिले थे तो उनमें हिसार सबसे बड़ा था। हिसार को अब तक 4 बार तोड़ा गया है। सबसे पहले 1972 में हिसार को तोड़ा था। हिसार से B4 भिवानी निकाला गया था। 3 साल के बाद 1975 में सिरसा निकाल दिया, और 22 साल के बाद 1997 में आपका क्या निकाल दिया गया? आपका फतेहाबाद निकाल दिया गया। और ठीक है, 28 साल के बाद भाई 2025 के एंड में आपके 11वें मुख्यमंत्री हरियाणा में बनने वाले लगातार दूसरे बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कि लाडवा विधानसभा सीट से हैं, तो उन्होंने 16/12/2025 को घोषणा कर दी कि भाई हांसी आपका 23वां जिला होगा। किससे निकाला? हिसार से। हिसार से 4 जिले अब तक निकल चुके हैं। गठन के बाद, हरियाणा गठन के बाद हिसार एकमात्र ऐसा जिला है जिसका डिवाइड, जिसको सबसे ज्यादा बार किया गया है। किसको? हिसार को। भिवानी की क्या खास बात है कि यहाँ पर बॉक्सिंग, यानी जो आपके बॉक्सर हैं सबसे ज्यादा आपके भिवानी से निकलते हैं। सोनीपत की खुम्बी है, हमने देख लिया। और सोनीपत के साथ में क्या है साहब? आपकी घेवर। घेवर भी यहाँ की अच्छी फेमस है। और यहाँ का साइकिल उत्पादन में भी सोनीपत सबसे आगे है। करनाल क्या है? आपका जूतों के लिए फेमस है। ठीक है, जूतों के लिए फेमस है। मुरथल सोनीपत में ही है भाई, ढाबा है भी है, पराठे, काफी चीज फेमस है यहाँ की। गेहूं उत्पादन में एक बात करेंगे भाई आपने, सिरसा सबसे आगे है। किसकी साहब? गेहूं की अगर मैं बात करता हूं तो। ठीक है, सिरसा किस किस चीज में आगे है? देखो, जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है 2011 के डेटा के अनुसार, तो वो कौन है साहब? आपका फरीदाबाद। तो जो 2011 में जनगणना हुई है हरियाणा की, वह है साहब आपकी 5वीं जनगणना। ठीक है, पहली जनगणना सब आपकी कब हुई थी? 1971 में हुई थी। ठीक है, और अब है 5वीं जनगणना 2021 में आपकी होनी थी। ड्यू टू कोविड, कोविड के कारण साहब आपकी
नहीं हो पाई। ठीक है, तो 2011 के डेटा के अनुसार सबसे बड़ा आपका एरिया में, सबसे बड़ा एरिया किसके पास है? सिरसा के पास। लेकिन सबसे बड़ी जो जनसंख्या वाला जिला है वह है आपका फरीदाबाद। सबसे कम जनसंख्या में आपका दोबारा से सिरसा आएगा। सिरसा में सबसे कम जनसंख्या है लेकिन एरिया सबसे ज्यादा। फरीदाबाद में आपका जनसंख्या सबसे ज्यादा है लेकिन एरिया सबसे कम। तो दोनों चीज एक दूसरे के उल्टा है। और आपकी सॉरी भाई, एक थोड़ा सा मिसमैचिंग पॉइंट हो गया कि क्या है, एरिया में सिरसा सबसे बड़ा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन सबसे छोटा फरीदाबाद है। और जनसंख्या में फरीदाबाद सबसे बड़ा है, लेकिन जो सबसे कम है जनसंख्या में वो कौन है? वो है आपका पीकेएल पंचकुला, जो कि आपका अंबाला से निकाला गया था 15 अगस्त 1995 को। हरियाणा का 17वां जिला बना था। 2 विधानसभा की सीट है इसके अंदर। ठीक है, तो वो कौन सा है? जनसंख्या में सबसे कम पंचकुला, जनसंख्या में सबसे ज्यादा फरीदाबाद, एरिया में सबसे बड़ा सिरसा। ठीक है, गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा हरियाणा में गेहूं किस जिले में होती है? वह है साहब आपका सिरसा में। कपास कौन से जिले में सबसे ज्यादा? सिरसा में। फल उत्पादन जो स्पेशली खट्टे फल हैं जैसे कि किन्नू हो गया और आंवला हो गया, उसमें भी सिरसा सबसे आगे है। सब्जी उत्पादन में भी सिरसा सबसे आगे है। अच्छा, एक प्रश्न आपने देखने मिलेगा, ब्लड डोनेशन करने में भी सिरसा का रिकॉर्ड है सबसे आगे अब तक हरियाणा में। सबसे ज्यादा गौशाले यहाँ पर है, तो इस वजह से प्रश्न आपका बनेगा कि सबसे ज्यादा गायें कहाँ पर है? वह भी आपका सिरसा के अंदर ही रहेंगे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है साहब आपका? ये रहेगा आपका सिरसा के अंदर। ये भी आपका सिरसा के अंदर रहेगा। 303 होगा, हाँ 303। ठीक है, सिख जनसंख्या परसेंटेज में यदि हम सिखों की बात करते हैं तो वह भी आपके सबसे ज्यादा कहाँ पर है? आपके सिरसा में। ठीक है साहब, तो चलो भाई आज की इस वीडियो को मैं देता हूं यहीं पर विराम। यहीं पर मैं विराम देता हूं और मेरी बैटरी भी हो गई लो। ठीक है, और बैटरी होगी भाई लो लैपटॉप की, क्योंकि मैं लैपटॉप से ही मैनेज कर रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हो। अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छी लग रही है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे मिलेंगे। खास बात क्या है कि जिस प्रकार से आज हमने 150-200 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न देखे हैं, तो इसी प्रकार के अलग अलग टॉपिक पे, जैसे कि हरियाणा की विधानसभा, हरियाणा के सारे ओवरऑल मुख्यमंत्री, आपके सारे राज्यपाल, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष, मतलब और भी जितने जिले हैं, कौन से जिले की क्या खास बात है, आपका प्राचीन नदियों के ऊपर टॉपिक है, कृषि के ऊपर टॉपिक है, तब आपने क्या करना है? टॉपिक का नाम लिखना है। ठीक है, मान के चलो हरियाणा मंत्रिमंडल, जो कि मैंने कल परसों ही करवाया है, आपने लिख देना है बाय रेमी, RAMMY, रेमी ढुल। ठीक है, या आप ये नाम लिख दो या फिर आप लिख दो बाय द टीचर्स हरियाणा, या फिर आप लिख दो, मतलब ये 2 चीज लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो आपके सामने टॉपिक निकल का होगा आपके प्यारे से डियर सर रेमी ढुल का। ठीक है साहब, तो इन्हीं बातों के साथ आज मैं प्यारे दोस्तों विराम लेता हूँ। मेरी थोड़ी सी और तमन्ना थी कि पढ़ाऊँ आपको, लेकिन बैटरी में इसी वजह से भाई बार बार लैपटॉप की तरफ देखने लग रहा हूँ, क्योंकि बैटरी बिल्कुल लो हो गई है, जाने वाली है लैपटॉप की। ठीक है, 70% थी लेकिन 1 ही घंटा, चलो माइक में भी थोड़ी आज दिक्कत आ गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस ग्रुप सी, सीईटी मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन है अपने पास द टीचर्स हरियाणा। देखो शायद आपने पहला बहुत सारी वीडियो देख भी ली होगी और आई होप कि आपने अच्छी ही लगी होगी। तो ठीक है, हाँ वीडियो ने लाइक जरूर कर दियो अगर आपने अच्छी लगी है तो। पीडीएफ कंटेंट, टीचिंग स्टाइल, जो भी चीजें हैं अगर आपने अच्छी लग रही हैं, तो बस इसका एक ही मोटिव है कि जितना आप लाइक करोगे वीडियो ने, तो उतनी ही ज्यादा एंगेजिंग आपकी बढ़ेगी और उस चीज का बस बेनिफिट ये मिलेगा कि साहब मैंने वो चीज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देवे कि हाँ पहले 10 स्टूडेंट थे, आज 100 हो गए हैं, ये 1000 हो गए हैं, बस ये बात है। अदरवाइज आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। मिलते हैं फिर अगले